हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। आद्या एक्सीलेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का 402 IT सब्जेक्ट को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402। सब्जेक्ट कोड है 402। सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास दो बुक्स हैं, जिसमें पहली बुक का नाम है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर और दूसरी बुक का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर को, क्योंकि इसमें आप देखें तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में कवर होंगे, और जो सेकेंड बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है उसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। सो डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की बुक के अगर आप कंटेंट पेज को देखें तो हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं, और इन सभी 5 यूनिट्स में दिए जाने वाले ऑब्जेक्टिव्स के आंसर भी हमें आंसर की में दिखाई देंगे। सो दोस्तों, अगर इस बुक के कंटेंट पेज को देखें तो इस कंटेंट पेज में हमें 5 यूनिट्स के नेम दिए हुए हैं, और इन सभी 5 यूनिट्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर आपको आंसर की में नीचे दिए हुए हैं। सो आगे बढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। अगर आपको ये चैप्टर पूरा डिटेल में चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको ये चैप्टर पूरा डिटेल में चाहिए, तो हम आपके लिए चैप्टर को डिटेल में बना देंगे। इसका डिटेल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको ये चैप्टर पूरी डिटेल में चाहिए तो हम आपके लिए बना देंगे, बस आपको नीचे कमेंट में लिख के बताना होगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, यूनिट फर्स्ट से। इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम कवर करते हुए चलेंगे। यूनिट फर्स्ट का नेम है इंट्रोडक्शन टू ITES इंडस्ट्री। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट? इंट्रोडक्शन टू ITES इंडस्ट्री। सो इस यूनिट में हम IT और ITES इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है ITES में, और IT में जो सबसे पहली चीज हमें देखना है वो है ICT। दोस्तों, ICT क्या होता है? व्हाट इज द ICT? तो ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर सिंपल भाषा में हम इसको समझाने जाए तो इसके फुल नेम से ही हमें उसका डिस्क्रिप्शन पता चल जाता है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेशन में यूज की जाती है। तो ICT इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ICT क्या होता है। कि ICT वो टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेशन में करते हैं। जैसे आप घर पे टीवी देखते हैं, तो टीवी में भी, जो टेलीविजन में भी जो सीरियल्स वगैरह, जो भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह आप देखते हैं, तो वो भी एक ICT का एग्जाम्पल है। हमारे क्लासरूम्स में हम प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, एनिमेटेड वीडियोस का यूज़ करते हैं, तो वो भी ICT टेक्नोलॉजी में आता है। सेकेंड टर्म जो हमें देखनी है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी डेफिनेशन से सीधा आप समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने में, उसे मैनेज करने में, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में यूज करते हैं। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी जिसका यूज करके हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, उसे स्टोर करते हैं और उसे एक्सचेंज करते हैं। यही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हम बहुत सी जगहों पे करते हैं, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझने से पहले आप ये समझे कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। व्हाट इज द डेटा एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन।
अगर सिंपल भाषा में कहें तो डेटा अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को कहते हैं और इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा होता है। मतलब आपके पास डेटा है एक क्लासरूम का, इस क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, तो ये हमारे पास एक डेटा हो गया। अब अगर उनके एग्जाम डेटा को आप एनालाइज करके कुछ कंक्लूजन निकालते हो कि 50% बॉयज के अच्छे मार्क्स हैं, 50% बॉयज के कम मार्क्स हैं, 75% बॉयज अबव द एवरेज हैं, इस टाइप से अगर आप कंक्लूजन निकालते हो उनके एग्जाम के डेटा के बेसिस पे, तो वो जो कंक्लूजन होता है उसे आप बोलोगे इंफॉर्मेशन। ओके, तो डेटा एक फंडामेंटल फैक्ट होता है, डेटा एक टाइप का फैक्ट होता है या रॉ मटेरियल होता है जिसको हम प्रोसेस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो आईटी का यूज हम बहुत सारे सेक्टर्स में करते हैं, स्पेशली हम एजुकेशन और बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज होता है आईटी का। और बिजनेस की आजकल एक इंटीग्रेटेड पार्ट हो गया है आईटी। दोस्तों हम बिल्कुल भी अभी डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, केवल एक आपको ब्रीफली ये समझाने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, तो अगर आप चाहेंगे तो हम आपको इसका डिटेल वीडियो बनाकर भी दे देंगे, बस आपको नीचे कमेंट करना उसके लिए। तो बिजनेस में भी आजकल आईटी का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा हुआ है, तो बिजनेस की लगभग सभी एक्टिविटीज आजकल आईटी से परफॉर्म होने जा रही है और ये बिजनेस का एक इंटीग्रेटेड पार्ट हो चुका है आईटी। इंटीग्रेटेड पार्ट मतलब ये होता है कि बिजनेस का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। मीन्स आप बिजनेस से आईटी को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटी आईटी के थ्रू ही होने लगी है आजकल। जैसे आप देख रहे हो कि आपके फादर अगर बिजनेसमैन होंगे तो वो जीएसटी पे करते होंगे, तो वो सारा चीज ऑनलाइन होती है। या तो वो खुद अगर जीएसटी पे करते हैं तो उनको कंप्यूटर की हेल्प लगती है, और अगर वो किसी दूसरे से जीएसटी या फिर किसी एडवोकेट के थ्रू या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू जीएसटी का पेमेंट करते हैं, तो वो जो एडवाइजर या एडवोकेट होते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से ही आपका जीएसटी पेमेंट करते हैं। इस टाइप से अकाउंटिंग भी आप जो है कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। पहले हम अकाउंटिंग करते थे, बहुत बड़े बड़े जो है रजिस्टर्स मेंटेन करते थे, उसमें लिखते थे सभी का हिसाब किताब। आजकल वो सब किताबें बंद हो चुकी है और हम कंप्यूटर पे, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर अगर हम कहें अकाउंटिंग का हमारे यहाँ पर इंडिया में, तो टैली सॉफ्टवेयर बहुत यूज़ होता है और बहुत से लोग उसको यूज़ भी करते हैं। तो अकाउंटिंग भी आजकल डिजिटल हो गई है, कंप्यूटर की हेल्प से हो गई है। कंप्यूटर की हेल्प से अगर आप बिजनेस का करोगे तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपकी इफिशियंसी भी बढ़ेगी। ओके, आपके बिजनेस की इफिशियंसी भी बढ़ेगी। इवन आप अपने बिजनेस में कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, और आप कस्टमर के साथ बेटर रिलेशनशिप भी मेंटेन कर सकते हो। अब हमारे अगली टर्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। ये ITES क्या होता है? तो ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, नाम से ही आप इसका डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए कि अगर आप बिजनेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से, अगर आप बिजनेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करते हो या फिर आप क्वालिटी सर्विसेज को इम्प्रूव करते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। आईटी के अंदर वो टेक्नोलॉजीज जो कि बिजनेस को उसकी सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, उसे ही हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। ITES को हम वेब इनेबल्ड सर्विसेज भी कहते हैं और रिमोट सर्विसेज भी
कहते हैं। आजकल बहुत सी ऐसी सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है जो कि आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी को, बिजनेस में प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, इसलिए इसे आईटी इनेबल्ड सर्विसेज कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेवेन्यू क्लेम प्रोसेसिंग, मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, लीगल डेटाबेस, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें हम आईटी का यूज करते हैं। दोस्तों ITES को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ITES जो है वो सारे आउटसोर्सिंग प्रोसेसेस है या फिर वो सारी आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज है जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से इनेबल कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी जो है आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज है जिसको हम आईटी की हेल्प से इनेबल करते हैं, जैसे फाइनेंस, HR, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा। अब दोस्तों आपको ये विचार आ रहा होगा, ये प्रॉब्लम हो रही होगी इस टर्म में कि आउटसोर्सिंग प्रोसेसेस का मतलब क्या। तो इसका मतलब होता है आउटसोर्सिंग प्रोसेसेस या आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है जो कि आप बिजनेस में खुद नहीं करते हैं, आप किसी और को अपॉइंट करते हैं या फिर किसी और पर्सन को हायर करते हैं उन सर्विसेज के लिए, या फिर किसी और कंपनी या फर्म को हायर करते हैं उन सर्विसेज के लिए। जैसे आपके फादर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अकाउंटेंसी के लिए वो खुद अकाउंटिंग डेटा को मेंटेन नहीं करते हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर फर्म को हायर किया हुआ है कि वो आपके बिजनेस के सारे अकाउंटिंग डेटा को हैंडल करेगी। आप उन्हें केवल बिल प्रोवाइड करते हो और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वो फर्म का जो भी पर्सन है वो करता है, और वही सारी आपके टैक्सेबल लाइबिलिटीज को जो है हैंडल करता है। तो ये आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज हो गई, ये फाइनेंस से रिलेटेड हो गई, हेल्थ केयर में भी होता है ऐसा, जैसे हम आजकल कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जो है वो लेते हैं हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए। तो हेल्थ केयर में भी वो और भी बहुत सारी हेल्थ केयर एक्टिविटीज जिसमें हम आईटी का यूज करते हैं। तो ITES मीन्स वो सारी आउटसोर्सिंग प्रोसेसेस भी हो सकती है जिसका यूज करके, जिसमें हम आईटी का यूज करके उन्हें इनेबल कर सकते हैं। तो ITES बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज भी हो सकती है, B2B मतलब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को दी जाने वाली सर्विसेज। अब हम पढ़ते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ जिसका नाम है BPO सर्विसेज। BPO मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगर सिंपल भाषा में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को डिफाइन करें तो इसके नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये क्या है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मीन्स बिजनेस में होने वाली प्रोसेसेस को आप आउटसोर्स करते हो, मीन्स बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसे आप अपने इन हाउस मीन्स बिजनेस के अंदर नहीं करते हो, वो एक्टिविटीज को आप किसी बाहर के व्यक्ति को देते हो करने के लिए और उसे पर्टिकुलर रेंट या फिर सर्विसेज का पैसा देते हो। वो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं होता है, बट आपने उससे सर्विसेज के लिए अपने कंपनी में बिजनेस में बुलाया होता है। यहाँ आप इस हाइलाइटेड हिस्से में देख सकते हैं कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज मींस परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू द आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर, मींस किसी बाहर के व्यक्ति से आप बिजनेस सर्विसेज ले रहे हैं जो आपके बिजनेस में होने वाले ऑपरेशंस को कर रहा है। नॉर्मली एक बिजनेस के अंदर ये जो एक्टिविटीज हैं जो आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही हैं, ये सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है BPO की हेल्प से। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, ऐसी बहुत सारी हेल्थ केयर सर्विसेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सभी के नेम से। दोस्तों अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है BPM इंडस्ट्री इन इंडिया। BPM का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ऐसे कोई डेफिनेशन यहाँ इस बुक में हमें बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की दिखाई नहीं देती है, लेकिन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं,
आप उसके फुल नेम से भी उसका मीनिंग समझ सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस में होने वाली जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनका मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कहा जाता है। इसे भी हम आउटसोर्स कर सकते हैं। और आज की तारीख में, आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में बीपीएम इंडिया की एक बहुत ही ग्रूमिंग इंडस्ट्री है जो कि जीडीपी में एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन देती है। इस बीपीएम इंडस्ट्री से हमारे इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत ही अच्छा बूस्ट मिला है। तो ये एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री हो गई है आज के समय में हमारे भारत के लिए। तो यहाँ इस पैराग्राफ में यही दिया हुआ है कि कैसे एक बीपीएम इंडस्ट्री जो है इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देती है। अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको डिटेल चाहिए इस चैप्टर का तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखें। यहाँ थोड़ा और अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बीपीओ इंडस्ट्री जो है इंडिया में अगर बहुत अच्छा काम कर रही है तो किस कारण से कर रही है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है। कुछ एडवांटेजेस हैं इंडियन के लिए जिससे वो बीपीएम इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रही है। बीपीएम इंडस्ट्री इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। इसके पीछे जो एडवांटेजेस है इंडिया के लिए वो नीचे दिए हुए हैं। क्या है वो एडवांटेजेस? तो जो बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में वो बहुत ही हाईटेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी बेस्ट सर्विसेज को डिलीवर कर पाएँ। दे फॉलो द क्वालिटी चेक्स टू इंश्योर एरर फ्री एंड एक्सेप्शनल सर्विसेज। ओके, तो हमारे इंडिया के जो बिजनेसमैन है जो भी ये बीपीओ सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटी चेक सर्विसेज का यूज़ करते हैं, क्वालिटी चेक्स का यूज़ करते हैं जिससे वो एक एरर फ्री सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे पाते हैं। तो दोस्तों हमारी भारत की सरकार जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो भी बीपीओ इंडस्ट्री को इनकरेज कर रही है। वो भी बीपीओ इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो प्रोवाइड कर रही है और जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसलिए बीपीओ इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर ज़्यादा ग्रूम कर रही है। और जो सी पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि बीपीओ इंडस्ट्री जो हमारे इंडिया में है वो बहुत ही हाईली डेवलप्ड और कैपेबल है बहुत सारे टाइप की बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करने में और एक्सेप्शनल क्वालिटी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। मीन्स ऐसी क्वालिटी जो कोई और नहीं दे सकता। तो दोस्तों अगर आप आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर देखें हमारे यहाँ पर तो जो स्ट्रक्चर होता है आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का उसे हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इन पैरामीटर्स की हेल्प से। मीन्स इन पैरामीटर्स को देखकर हम जो है अलग अलग कैटेगरीज में आईटीबीएम इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं। पहला पैरामीटर है सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग। मीन्स उन सेक्टर्स के बारे में है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन या बीपीएम सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज देते हैं कि किस किस सेक्टर को सर्विस दे रहे हैं, एग्रीकल्चर को, हेल्थ केयर को, एजुकेशन को, या किस सेक्टर में वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड है टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स। इसका इस सेकेंड पॉइंट का मतलब होता है कि किस टाइप की सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं। पहला पॉइंट था कि कौन से सेक्टर को, इकोनॉमी के कौन से सेक्टर को प्रोवाइड की जा रही है सर्विस, और दूसरा है किस टाइप की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं और किस रेंज की सर्विसेज को वो ऑफर कर रहे हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट है तो दोस्तों जो अगला पैरामीटर है हमारा वो है जियोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशंस। मींस इसका ये है
कि जियोग्राफिक स्प्रेड मतलब कितने लोकेशंस तक, कितने डिस्टेंस तक, कितनी जगहों पे आप ये सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाते हो। मीन्स आप केवल एक सिटी में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर एक पूरे डिवीजन संभाग में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप पूरे स्टेट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या एक पर्टिकुलर कंट्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, पूरी कंट्री में कर रहे हो, या फिर बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ये चीज इसमें आ जाती है। दोस्तों अगली चीज आ जाती है रेवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशंस। मीन्स आप कितना रेवेन्यू से जनरेट कर रहे हो, मतलब आपकी कंपनी का रेवेन्यू कितना है, आप 1 करोड़ रुपए तक सालाना कमाते हो, या फिर एक साल में आप 10 करोड़ कमाते हो, या एक साल में 100 करोड़ कमाते हो। आपने देखा होगा हमारी TCS और जो कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये भी एक IT कंपनी है, और एक इन्फोसिस कंपनी है हमारे इंडिया की, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है जो कि IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इनकी इनकम मिलियंस और बिलियंस में होती है। मीन्स बहुत बड़ी कंपनीज हैं। तो रेवेन्यू और साइज ऑफ ऑपरेशंस मतलब कितनी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर पाती हैं और उनका रेवेन्यू क्या है। तो उसमें हम पहली कंपनी देखते हैं, पहले जो कैटेगरी है उसको देखते हैं हम IT सर्विसेज की। इसमें हम पहली जो कैटेगरी देखते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज की होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है इनके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो इंडिया के बाहर भी होते हैं, और ये जो ऑपरेट करती हैं पूरी दुनिया में अलग अलग लोकेशन पे, वर्ल्ड वाइड अलग अलग लोकेशन पे ये ऑपरेट करती हैं। एंड दे केटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल। मीन्स ये डोमेस्टिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और ग्लोबल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मीन्स आपकी कंट्री में भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और इंडिया के बाहर भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। दूसरी आ जाती है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या होते हैं? ISPs। तो ISPs जो होते हैं इनके सारे ऑपरेशन जो है इंडिया के अंदर ही होते हैं। मीन्स इंडिया के अंदर ही अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते होते हैं। इनके जो हेडक्वार्टर होते हैं वो इंडिया के अंदर ही होते हैं, और हाँ, इनके जो ऑफिसेज हैं वो इंटरनेशनल लोकेशन मतलब देश के बाहर हो सकते हैं, बट हेडक्वार्टर इंडिया में ही होता है। इनके क्लाइंट जो हैं वो ग्लोबल भी हो सकते हैं, मीन्स दूसरे देशों से भी ये बिजनेस कर सकते हैं, और डोमेस्टिक भी ये इनके क्लाइंट्स हो सकते हैं, मतलब अपने देश के ही लोग इनके क्लाइंट हो सकते हैं, बट ये मेनली फोकस करते हैं इंडियन क्लाइंट्स के ऊपर। और फिर एक आ जाती है ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। ये जो ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि अपनी पेरेंट कंपनी को ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका कोई बाहरी क्लाइंट, एक्सटर्नल क्लाइंट नहीं होता है, ये केवल अपनी पेरेंट कंपनी को ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दिस मॉडल allows the organization the option to keep IT operation in-house and then the same time take advantages of expanding their global footprints and offering opportunities for innovation in a cost-effective manner। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये केवल अपने पेरेंट कंपनी को ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और फिर इनके पास आगे जाके एडवांटेजेस होता है एक्सपांशन के लिए, ग्लोबली एक्सपांड हो सकते हैं और बहुत सारा इनोवेशन ये अपनी कंपनीज में कर सकते हैं। नाउ दोस्तों अब हम देखते हैं IT एप्लीकेशंस को। मतलब ये है कि IT का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, उस चीज को हम अब देखने वाले हैं। IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हम अपने बिजनेस में भी करते हैं, अपने डेली लाइफ में भी करते हैं, अपने होम में भी करते हैं, स्कूल में भी करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में भी करते हैं, और बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम उनका यूज कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर किसी भी चीज़ की डिटेल नहीं प्रोवाइड करने जा रहे हैं, हम केवल एक ब्रीफ में उनको समझेंगे। अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, डिटेल्ड वे में आप इसको पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें और हमें इस चीज़ के बारे में बताएं कि आप ये डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको इसका डिटेल्ड वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहली चीज आती है आईटी इन होम कंप्यूटिंग। आप अपने घर में आईटी का क्या यूज करते हैं? तो आपके घर में होगा, कंप्यूटर भी होगा, मोबाइल भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है। तो इन चीज़ों की हेल्प से, अपने पर्सनल कंप्यूटर की हेल्प से आप हाउस होल्ड अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, आप वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम है जो आप उस पर कर सकते हैं। तो घर में हम नॉर्मली वीडियो गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ाई भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं और गाने भी सुनते हैं, मूवीज भी देखते हैं और बहुत सारे ऑफिशियल वर्क भी हम घर पे अपने कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। अब आईटी इन आवर डेली लाइफ में आईटी का क्या यूज़ होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आज की तारीख में, प्रेजेंट टाइम में हम वॉशिंग मशीन्स और माइक्रोवेव ओवन जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। इन फोटोज में आप देख सकते हैं। इन मशीन्स में एक सॉफ्टवेयर इनेबल्ड वॉशिंग मशीन्स और माइक्रोवेव ओवन भी आजकल अवेलेबल है मार्केट में। सॉफ्टवेयर इनेबल्ड मीन्स ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स होती है। आपने देखा ही होगा घर में फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स दिखाई देती है, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल अपने कपड़े डालने हैं और नल को ऑन करना है, टैप्स को ऑन करना है और मशीन का बटन दबाना और मशीन पूरा काम ऑटोमेटिकली कर देती है। तो ये भी मशीन जो है आईटी की हेल्प से ही करती है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं हम अपनी डेली लाइफ की जिसमें हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, मोबाइल्स का यूज़ करते हैं। और आज हमारा लास्ट वाली लाइन देखें क्या लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर के बिना अपने वर्ल्ड की इमेजिन भी नहीं कर सकते, अपने वर्ल्ड को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगला जो टॉपिक है वो है आईटी इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आईटी का क्या यूज़ होता है? तो लाइब्रेरी में कंप्यूटर का यूज़ हम करते हैं बुक्स को पढ़ने के लिए। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी बुक्स लोडेड होती है, उनमें हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं। और बुक इशू करने में, बुक को सबमिट करने में भी हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी के लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर आजकल मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। हर बुक पे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हुई होती है जिस पर उस बुक का पूरा डेटा लगा हुआ होता है, उस बुक के डिटेल्स होती है, किसने उसको इशू करा, उसने कब सबमिट करा, सारी डिटेल्स उसमें फीड की जाती है। आईटी एट वर्कप्लेस। वर्कप्लेस पे आईटी का क्या यूज होता है? तो वर्कप्लेस पे आईटी का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम। हमारे ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज में आजकल हम देख रहे हैं कंप्यूटर्स का बहुत यूज होने लगा है। जो फैक्ट्रीज की असेंबली लाइन है, इंडस्ट्रीज के अंदर आजकल प्रोडक्ट्स और जो फैक्ट्रीज में बनते हैं उनमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ है और वो ऑटो प्रोसेस में ज़्यादा दिखाई देते हैं। मीन्स सारी मशीनें कंप्यूटर ऑपरेटेड हो चुकी है, लगभग सभी मशीन्स कंप्यूटर से ही ऑपरेट हो रही है। ऑटोमेशन जो है हमारी फैक्ट्रीज में होने लगा है, मीन्स ऑटोमेटिकली सारा वर्क हो जाता है, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम किया है। आजकल हम अपने बिजनेस में इंटरनेट का और ऑफिस एप्लीकेशंस का बहुत यूज़ करते हैं। आजकल हम एप्लीकेशन लिखने के लिए पेन पेपर का यूज़ कम ही करते हैं, सीधे हम जो है ऑफिस एप्लीकेशंस का यूज़ करके उसे टाइप करके और मेल करते हैं एप्लीकेशंस को। आईटी इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में भी आईटी का बहुत ज़्यादा
यूज़ होने लगा है। स्पेशली आप देखें जो कोविड-19 डिसीज़ थी उसके बाद तो हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है आईटी का। ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग क्लासेस हो, लाइव क्लासेस हो, यूट्यूब पे हम पढ़ाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ आईटी का ऑनलाइन क्लासेस में होने लगा, एजुकेशन में होने लगा है। तो एजुकेशन में आईटी का यूज़ हम करते हैं। आईटी की हेल्प से हम बहुत सारी पिक्चर्स को जो है प्रोजेक्टर पे दिखाकर उसे पढ़ाते हैं, और वीडियोस हम बच्चों को देते हैं, वीडियोस बच्चों को दिखाते हैं, एनिमेटेड वीडियोस उन्हें दिखाए जाते हैं पढ़ाई के लिए। ऑडियोज हम जो है रिकॉर्ड करके बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं। हम क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उस कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस की हेल्प से बनाते हैं, और बच्चे नोट्स भी आजकल कंप्यूटर की हेल्प से बनाने लग चुके हैं। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में आईटी का बहुत ज़्यादा यूज़ आज होने लगा है। अगर आप देखें आईसीटी इन क्लासरूम, ये एजुकेशन सेक्टर में ही उसी का एक टाइप है। क्लासरूम में आईटी का क्या यूज़ हो रहा है, तो ई लर्निंग क्लासरूम्स बनाने में इसका यूज़ हो रहा है। स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशंस आजकल यूज़ हो रहा है क्लासरूम में। वीडियो ऑन एक्सपेरिमेंट्स, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए अगर मटेरियल कम है, बजट नहीं है हमारे पास, तो हम उसके वीडियोस की हेल्प लेके और बच्चों को एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। और इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हम सीडी, डीवीडी, इंटरनेट, वीडियो, ऑडियो, मैगजीन्स, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं हमें क्लासरूम के अंदर आईटी की हेल्प से। एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम। अब आप एजुकेशन चाहते हो, आपको चाहिए एजुकेशन, आप प्रोवाइड करना चाहते हो एजुकेशन को, तो भी आप कहीं पर भी किसी भी टाइम पे उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जो है एनसीईआरटी बुक्स को ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस भी आजकल अवेलेबल हैं, कहीं पर भी किसी भी टाइम पर आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आपके पास एक मोबाइल है तो, एक स्मार्टफोन है तो। अब अगर हम टीचिंग एड्स की बात करें, टीचिंग एड्स एंड मीडिया। टीचिंग एड्स मीन्स टीचर पढ़ाने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करता है उसे टीचिंग एड्स बोला जाता है। तो आईटी हमें कौन कौन सी टीचिंग एड प्रोवाइड करता है। हम पिक्चर्स का यूज़ करते हैं जो हम प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं, टेलीविज़न पे भी दिखा सकते हैं। एनिमेशन का यूज़ करते हैं हम, ऑडियो विजुअल सब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं हम आज की इस दौर में। हम अपने लेसन्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्रेजेंटेशंस का यूज़ करते हैं। हम कंप्यूटर की हेल्प से अपने लेसन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी कंप्यूटर की हेल्प से सर्च करते हैं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिलीवर करवा पाते हैं। अब अगर अगली चीज़ देखें, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS। तो LMS क्या होता है? LMS एक टाइप का सॉफ्टवेयर हम इसे कह सकते हैं जो कि स्कूल मैनेजमेंट में हेल्प करता है, और स्टूडेंट और टीचर्स को भी हम इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और जिसकी हेल्प से वो अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक स्टूडेंट को इस LMS सर्विसेज से क्या फ़ायदा होता है? वो अपने लेसन्स को कहीं पर भी कभी भी पढ़ सकता है, वो अपनी क्वेरीज को सबमिट कर सकता है और रिप्लाईज उस पर देख सकता है। जो भी टीचर्स वगैरह या फिर उसके जो फ्रेंड्स हैं जो उस पर रिप्लाई करते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पर सॉल्व कर सकता है। वहाँ पर वो अपने कमेंट्स को सबमिट कर सकता है, और वीडियो के थ्रू वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। मीन्स पेरेंट जो हैं अपने बच्चे की प्रोग्रेस को भी उस पर मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि LMS सॉफ्टवेयर में एक पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज इनबिल्ट होता है, जिसमें बच्चे टाइम टू टाइम टेस्ट देते हैं और उसके रिजल्ट उसमें स्टोर रहते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो रिजल्ट टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। अब आईटी इन एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आईटी का आज बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा हुआ है। तो अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा इंटरनेट हम अभी यूज़ कर रहे हैं
एंटरटेनमेंट के लिए हम मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग्स को डाउनलोड करते हैं, हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, चैटिंग करते हैं, मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं, इनकॉर्पोरेट विजुअल्स और साउंड्स इफेक्ट का यूज़ हम करते हैं कंप्यूटर में, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग। तो कम्युनिकेशन में भी आज आईटी का बहुत यूज़ होता है। ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल के थ्रू हम आज किसी भी व्यक्ति से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। पहले हम कम्युनिकेशन के लिए लेटर्स का यूज़ करते थे, उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आए जिससे हम कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल और मैसेजेस करना हमने शुरू किया। उसके बाद फिर वीडियो कॉलिंग का जो है यूज़ होने लगा। उसके बाद ईमेल्स आए और फिर ईमेल तो काफ़ी पहले आ चुके थे, और फिर हमने चैटिंग करना स्टार्ट किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ किया। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिसका यूज़ हम कम्युनिकेशन में करते हैं। ऐसे बहुत सारे आईटी टूल्स हैं जिसका यूज़ हम कम्युनिकेशन में करते हैं। आईटी इन बिजनेस, तो बिजनेस में आईटी का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। आप बिजनेस की हर एक एक्टिविटी को आईटी की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हो, चाहे पेरोल कैलकुलेशन हो, मतलब पेरोल मीन्स सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, और बजटिंग हो, सेल्स एनालिसिस हो, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हो, ये सभी काम आईटी की हेल्प से हम बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सो नीचे बहुत सारी एक्टिविटीज दी हुई है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। अगर आपको किसी एक्टिविटी के बारे में पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट है आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस और इंजीनियरिंग में भी आईटी का यूज़ होने लगा और बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो है कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, उसकी ड्राइंग और टेस्टिंग के लिए हेल्प करते हैं। और कंप्यूटर का यूज़ हम बहुत लार्ज अमाउंट के डेटा को स्टोर करने में भी करते हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का यूज़, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की हेल्प से। कंप्यूटर की हेल्प से हम 3D ऑब्जेक्ट्स को बनाकर उन्हें देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन भी हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, लाइक रॉकेट लॉन्चिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इस टाइप से बहुत सी चीज़ें जो हैं साइंस और इंजीनियरिंग में हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। आईटी इन बैंकिंग, बैंकिंग में भी आईटी का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। मॉडर्न बैंकिंग में आप देखो तो ई बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग का दौर आज की तारीख में शुरू हो चुका है। आज अगर आप देखो तो आप अपने ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी टाइप के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप मोबाइल पे नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू पेमेंट कर सकते हो या फिर पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो। आप आरडी, एफडी भी आप ऑनलाइन बना सकते हो। एनईएफटी और आरटीजीएस भी एक बहुत अच्छे टूल है मनी ट्रांसफ़र के लिए। बल्क अमाउंट में आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो इन टूल्स की हेल्प से। दोस्तों, साथियों, आपने एटीएम देखी होगी, एटीएम मशीन्स अपने घर के आसपास। एटीएम मशीन की हेल्प से आप 24/7 मनी विड्रॉल कर सकते हो अपने बैंकिंग अकाउंट से। एटीएम पर जाकर आप अपने करंट बैलेंस को भी चेक कर सकते हो, अपने अकाउंट के बैलेंस को, आपके अकाउंट में कितना पैसा रखा हुआ है। आप अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो एटीएम के हेल्प से, विड्रॉल भी कर सकते हो। तो बैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है आईटी का। और आप देखें अपने आसपास बैंक में कभी जाएं तो आपको हर डेस्क पे एक कंप्यूटर दिखाई देगा, क्योंकि पूरा बैंकिंग सिस्टम आज जो है कंप्यूटर्स पे डिपेंड हो चुका है। दोस्तों, अगली बात करते हैं आईटी इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर में भी आईटी का बहुत यूज़ होने लगा है। इंश्योरेंस कंपनी जो है अपने
कस्टमर्स का पूरा डेटाबेस कंप्यूटर की हेल्प से मैनेज करती है, पूरा रिकॉर्ड वो कंप्यूटर डेटाबेस में रखती है। पॉलिसीज की गाइडलाइन आपको ऑनलाइन देखी जा सकती है। आपने पॉलिसी कब स्टार्ट की, कब उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी, कब मैच्योरिटी डेट होगी, सारी चीज़ें जो आप इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जानना चाहते हो या फिर अपने खुद के इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हो तो वो आप ऑनलाइन देख सकते हो। ऑनलाइन आप प्रीमियम भी पे कर सकते हो, ऑनलाइन आप उसकी रिसिप्ट भी ले सकते हो। इंश्योरेंस कंपनीज भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आज आईटी का यूज़ करने लगी है और आप इंश्योरेंस खरीद भी सकते हो। आप अपने जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस खरीदना उसकी वेबसाइट पे जाके आप उसे खरीद भी सकते हो। आईटी इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी आईटी का बहुत यूज़ होने लगा है दोस्तों, स्पेशली इन एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा यूज़ तो हम मार्केटिंग के अंदर एडवर्टीजमेंट में करते हैं। जैसे ही आप यूट्यूब खोलोगे तो पहला जो वीडियो आता है वो एडवर्टीजमेंट नीचे लिखा हुआ था एड का। इसी टाइप से बहुत सारे ऐसे वेबसाइट से जो कि आपको एडवर्टीजमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है। और जैसे सोशल मीडिया आप सोचते होंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर रहे हो, बट जो है आप उनके लिए एक डेटाबेस हो और वो जो है कंपनी से पैसा लेती है एडवर्टीजमेंट का आपको दिखाने के लिए। दोस्तों आज आपने देखा भी होगा कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो और बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज भी करती है। सो आईटी की हेल्प से आप अपने एडवर्टीजमेंट को क्रिएट भी कर सकते हो, उसे मैनेज भी कर सकते हो और कहाँ पे दिखाना है, कहाँ पे उस एडवर्टीजमेंट को नहीं दिखाना है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेबसाइट की हेल्प से आप आइटम को परचेज भी कर सकते हो और अपने आइटम को सेल भी कर सकते हो। आपको किसी शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। आईटी इन हेल्थ केयर, तो दोस्तों आईटी इन हेल्थ केयर मीन्स हेल्थ केयर में आईटी का क्या यूज होता है। तो हम आपको बता दें कि हेल्थ केयर में आजकल आईटी का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। आप हॉस्पिटल्स में देखो आपको हर जगह कंप्यूटर्स दिखाई देंगे। मेनली हेल्थ केयर सिस्टम में आईटी का यूज हम पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने में करते हैं, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में करते हैं और डिसीज के डायग्नोस्टिक्स में करते हैं और उसके ट्रीटमेंट में भी हम आजकल आईटी का यूज करने लगे हैं। आपने देखी होगी बड़ी बड़ी एमआरआई मशीन्स जिसकी हेल्प से हम अपने बॉडी की 3D इमेजेस को ले सकते हैं और डॉक्टर्स उन्हें इजीली एग्जामिन करके डायग्नोज कर सकते हैं कि कौन से टाइप की डिजीज हमें अभी फिलहाल में है। तो डायग्नोसिस के लिए बहुत सारी मशीन है, ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन जो कि कंप्यूटर ऑपरेटेड है। आजकल सर्जरी भी रोबोटिक होने लगी है, मीन्स दूर बैठ के डॉक्टर जो है रोबोटिक सर्जरी की हेल्प से सर्जरी करने लगे हैं। सो दोस्तों हेल्थ केयर में मेनली आप इन 4 चीज़ों का ध्यान रखें कि किस चीज़ के लिए आईसीटी का यूज़ किया जाता है हेल्थ केयर में। सबसे पहला है पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए, दूसरा है आपका डायग्नोसिस के लिए, तीसरा है ट्रीटमेंट के लिए और चौथा है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए हम आईसीटी का यूज़ करते हैं। अगर आप देखो कि ये डायग्नोसिस में आईसीटी का क्या यूज़ है तो सबसे पहली चीज़ निकल के आती है कैट मशीन, मीन्स कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी मशीन्स। ये मशीन्स आपके बॉडी की 3D इमेजेस प्रोवाइड करती है। फिर एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स, तो ये भी बहुत ही बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मशीन्स हैं। स्पेशली ब्रेन डिसीज में हम इनका यूज़ करते हैं। ये जो मशीन्स आप देख रहे हो ये ईसीजी मशीन है जिसकी हेल्प से हम अपनी कार्डियक एक्टिविटीज़ मीन्स हार्ट की एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं एक ग्राफ के फॉर्म में, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ईसीजी। अगली होती है हमारी कार्डियक स्कैनिंग मशीन। कार्डियक जहाँ पे भी टर्म आ जाए दोस्तों वो होता है हार्ट,
ठीक है। तो अपने हार्ट की फिजियोलॉजी को अगर आपको मॉनिटर करना है तो ये कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन आती है। फिर एक आती है EEG इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी मशीन। तो इंसेफेलोग्राफी जैसी टर्म कहीं पे भी आती है, इसका मतलब ये है कि आप ब्रेन एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हो। ओके। फिर अगली आती है ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। तो ये मशीन आपने नॉर्मली देखी होगी हॉस्पिटल्स में, लैब्स में। तो इसकी हेल्प से हम ब्लड शुगर को टेस्ट करते हैं। और ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन, ये ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन आपने अपने घर में भी देखी होगी, दादा दादी का ब्लड प्रेशर मेजर करते हुए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटेड है हेल्थ केयर सेक्टर में, स्पेशली हम यूज करते हैं डायग्नोसिस में किसी भी बीमारी के। अगला टॉपिक जो है हमारा IT इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस। तो गवर्नमेंट में या पब्लिक सर्विसेज में IT का क्या यूज होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि बहुत लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट आजकल कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज कर रही है अपने ऑपरेशंस के लिए, और जिसे हम गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। डिजिटल इंडिया आपने नारा सुना होगा, मोदी जी ने दिया हुआ है। आजकल सारी चीजें डिजिटली वो कर रहे हैं, हर चीज को वो ऑनलाइन ही परफॉर्म करने जा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज है वो अब आपको ऑनलाइन देख सकते हैं। गवर्नेंस भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। तो दोस्तों बहुत सारी सर्विसेज ऐसी है जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देती है, तो वो सारी चीजें आजकल ऑनलाइन हो चुकी है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आप बहुत सारे पोर्टल्स देख सकते हैं जो कि गवर्नेंस को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर आप पर्टिकुलर सर्विसेज पे क्लिक करके आप वो सर्विसेज ऑनलाइन देख सकते हैं। नीचे कुछ एक्टिविटीज ऐसी दी हुई है जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये ऐसी सर्विसेज है जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो इनकम टैक्स, सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो, या फिर आपको पैन कार्ड बनाना हो, या फिर आपको इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करना हो, या फिर पेमेंट आपको करना हो किसी भी टाइप का ऑनलाइन, आपको गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए पेमेंट करना हो तो ऑनलाइन कर सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी ज़माना आ चुका है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी होने लग गई है इलेक्शंस में। जो ट्रेडिशनल वोटिंग स्लिप थी उसको रिमूव कर दिया गया है। तो दोस्तों कंप्यूटर बहुत कॉमन हो चुका है आज के मॉडर्न सोसाइटी में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों नीचे कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के बारे में दिया हुआ है जो प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करनी है। अगर आप चाहते हो इस पे भी वीडियो आगे आपको चाहिए तो हम आपके लिए बना देंगे, बस आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख कर हमें बताएं कि आप उस पर वीडियो चाहते हो। चेक इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। जो A पार्ट है उसमें आपको बस ये एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और जो B वाला पार्ट है जो क्वेश्चन आंसर, मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हो ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए तो हम इसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। बस कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके रिप्लाई करना है कि आप ये क्वेश्चन आंसर्स को चाहते हो। हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स बनाए हुए हैं, फ्रेम किए हुए हैं, तो आप चाहते हो तो हम आपके लिए वो वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है और क्वेश्चन आंसर्स बाकी हैं केवल। और अगर आप चाहते हो क्वेश्चन आंसर्स तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को नीचे लाइक कर सकते हैं। आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।